सवाल यहाँ पर हम लेंगे, लक्ष्मीपति इनका नाम है। ये पूछ रहे हैं कि इनके पास 50 शेयर हैं VSSL के, यानी कि वर्धमान स्पेशल स्टील्स के इनके पास 50 शेयर हैं मैम। 312 रुपये पर इनकी बाइंग है। अब ये चाहते हैं कि मीडियम टर्म व्यू क्या हो, होल्ड करें या फिर एग्जिट कर लें इसमें से। 312 की बाइंग बताया ना इन्होंने? जी जी मैम। ओके, ऊपर के भाव पर हैं, फंसे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अभी लक्ष्मीपति जी ये एक बार ना 270 पर आ सकता है। सो अगर जैसे आपने मीडियम टर्म की बात की है, तो मेरे ओपिनियन में एक बार एवरेजिंग करना का नजरिया बनता है। कंबाइंडेड स्टॉप लॉस आप करें या नहीं भी करें, तो भी जो इसका एक एक्चुअल स्टॉप लॉस आज की डेट के हिसाब के एनालिसिस से बनता है, दैट कम्स एट 260। 260 का स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पर एवरेज्ड। तो मेरे हिसाब से आप एक 270 के आसपास अगर आ जाए तो एवरेज कर लीजिएगा और आप इसको होल्ड कर सकते हैं। थोड़े बहुत कंसोलिडेशन, मतलब आप ये समझे कि आज से और ये कम से कम 4 से 5 हफ्ते, वीक्स, आपको ये 270, 305 इसी रेंज में टहलता हुआ नजर आएगा। इसके बाद कहीं जाकर के इसमें एक ना ब्रेकआउट का व्यू बनेगा। और जब ये होगा, जब ये ब्रेकआउट होगा, तो आपको डाउन द लाइन 6 मंथ के नजरिए से भी जो इसमें टारगेट बनते हैं वो 340 ऑनवर्ड्स अप टू 370 तक आराम से आते हैं। तो आप इसको रख सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा एवरेजिंग भी करनी पड़ेगी और टाइम भी देना पड़ेगा। ओके, तो लक्ष्मीपति जी, जैसा कि VLA अंबाला मैम ने बताया कि आप इसको रख सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम इसमें स्पेंड करना होगा। स्टॉप लॉस 260 का एक आप यहाँ पर लेकर चल सकते हैं और 270 पर आप इसमें एवरेजिंग भी कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास आया मैम, इनका यूट्यूब हैंडल एनालिसिस इनके नाम से है। ये पूछ रहे हैं कि HDFC बैंक के अंदर FII और DII ये अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं और इसका जो कासा रेशियो है वो भी इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसमें इसका जो लोन ग्रोथ है वो भी अच्छी है। तो इसमें टारगेट्स आपसे जानना चाहते हैं मैम कि ये टारगेट इसके क्या रहेंगे, HDFC बैंक के कहाँ तक जा सकता है स्टॉक। देखिए, HDFC बैंक आपको इंडेक्स जैसे ही रिटर्न देगा, तो ये चलेगा फिर रुक जाएगा, चलेगा फिर रुक जाएगा। तो अगर आपका रिस्क एवर्जन बहुत कम है, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी जो एपेटाइट है वो लो है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं। इट्स अ सेफ पॉकेट। पहले तो ये इसके बारे में इसका एनालिसिस है स्टॉक वाइज। हालांकि आज ये 990 के पास में है, और आप ये कहाँ तक जा सकता है, इसके साथ साथ कितने समय में जा सकता है, दैट्स द कंप्लीट क्वेश्चन। और मेरे हिसाब से अगर मैं आज से 3 महीने का नजरिया लेकर के चल रही हूँ, और जिस तरह की फेड के जो रिजल्ट घटे हैं इंडिया में भी घट जाए और इन्फ्लेशन वाला डेटा ना बढ़े, तो ये दो कंडीशंस अगर मीट होती है, तो आप इसको 1050 और लगभग 1120 तक जाते हुए देख सकते हैं डाउन द लाइन। पूरे साल भर का नजरिया मैंने आपको दे दिया है। तो ये एक व्यू है जो पॉजिटिव है इसके लिए, और टारगेट भी कंपेरेटिवली बड़े हैं। एंड इन टारगेट्स के लिए आपको होल्ड करने के लिए जो स्टॉप लॉस है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी लिमिटेड। आपको सिर्फ 940 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके इस पूरी मूवमेंट को अनकैश किया जा सकता है। ओके, तो HDFC बैंक पर 940 का स्टॉप लॉस और अगले 3 से 4 महीनों में 1020 से 1050 तक के लेवल्स देखने को इसमें मिल सकते हैं। अगला सवाल भी मैम बैंकिंग सेक्टर पर ही है। IDFC फर्स्ट बैंक पर इनका सवाल है। सेजल राउत जी ये पूछ रही हैं कि 71 रुपीज़ पर इनकी बाइंग है और लॉन्ग टर्म व्यू इसमें जानना चाहती हैं। जहां तक मुझे याद आ रहा है सिमरजीत जी, जब हम लोग पिछली बार मिले थे तब भी ये जी स्टॉक डिस्कस हुआ था। जी एंड जी। मैंने वहां पर बाई ही दिया था। अब भाव मुझे यहाँ पर मार्क नहीं है, बस उतना ही याद आया है। वेल, इसमें जो व्यू है अभी भी पॉजिटिव है, इसको खरीदा जा सकता है। हालांकि आज की फ्लैट ओपनिंग के बाद भी ये लगभग 4-5% का अपसर्ज में है। बट स्टिल अगर हम इसमें एक नजरिया लेकर के चल रहे हैं, थोड़ा सा स्विंग वाला भी या फिर शॉर्ट टर्म वाला भी, तो भी जो मुझे यहाँ पर टारगेट्स अभी और आते हुए दिखते हैं, 85 इज द वेरी फर्स्ट, जो पहले भी डिस्कस किया था। 85 का भाव आ सकता है इसमें आसानी से। देन इसमें 90 का भी भाव आ सकता है। 90 जैसे ही ट्रिगर्ड हो जाए, 85 पर ट्रेलिंग करके रख लेना है। तो फ्रेश बाइंग करने वालों के लिए स्टॉप लॉस थोड़ा कंपेरेटिवली अब बड़ा हो गया है, बट खरीदने लायक है। कैटेगरी बाइंग वाली ही है इसमें। स्टॉप लॉस जो अब ओके यहाँ पर आता है वो 76 का है। बहुत ही लिमिटेड स्टॉप लॉस रखने की कोशिश की है। अगर ये आपको वायबल लगता है तो इसमें कोशिश कर सकते हैं।
ओके, तो सेजल जी, आईडीएफसी बैंक के अंदर बाइंग की मैम की एडवाइस रहेगी। पहला टारगेट 85 और सेकंड टारगेट 90, स्टॉप लॉस 76। अच्छा मैम, कोई आईडीएफसी बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों में फ्रेश एंट्री करना चाहे तो आप किस में रेकमेंड करेंगी, या फिर बैंकिंग सेक्टर में ही कोई और आपको स्टॉक्स आपकी पसंद के हों? देखिए, पहले तो इन दोनों का कंपैरिजन कर लें। शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न चाहिए और रिस्क ज्यादा है, कंपैरेटिवली एपेटाइट ऑफ रिस्क ज्यादा है, आईडीएफसी को प्रेफर करिए। लेकिन आपका जी। रिस्क कम, एपेटाइट कम है, तो फिर आप एचडीएफसी को प्रेफर करिए। कैपिटल कितना लगा सकते हैं दोनों में बराबर ही लगेगा, मतलब एक एक अगर ऐसे बात करें तो, क्योंकि उसमें कंपैरेटिव परसेंटेज वाइज ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। उसमें एचडीएफसी में परसेंटेज वाइज कंपैरेटिवली कम रिटर्न मिलेंगे, लेकिन उसमें रिस्क भी कम है, स्टॉप लॉस भी कम है, इसमें भी स्टॉप लॉस कम है। तो जो वेटेज है, वेटेज बराबर दे सकते हैं, लेकिन परसेंटेज आपको समझना है रिस्क के हिसाब से। हर किसी का जो रिस्क होता है सिमरनजीत जी, अलग अलग जी। होता है। तो कैपिटल, रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स सभी के हैं न्यारे न्यारे। तो इसीलिए अपने बिल्कुल। स्टॉक्स को सब आराम से ध्यान से पिक करना है। ओके, तो रिस्क एपेटाइट पर ये डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही अगर कोई दोनों बैंकों में, मैम ने कंपैरिजन भी करके यहाँ पर बता दिया कि अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को आप चूज़ कर सकते हैं। रिस्क आप कम लेना चाहते हैं तो एचडीएफसी को आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, रिटर्न पर भी जैसा कि मैम ने बताया असर पड़ेगा, क्योंकि रिस्क आईडीएफसी में ज़्यादा है, इसलिए आपको वहाँ पर रिटर्न भी ज़्यादा मिलने की उम्मीद है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं मैम। अगला सवाल हमारे पास सिद्धार्थ नाथ जी का है, ये मनी9 के मेंबर हैं। ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने चेन्नई पेट्रो, इसके शेयर्स लिए थे मैम 1,000 रुपये में। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लें इसमें? 1,000 पर लिया है? हाँ अच्छा, जी। पहले तो डिस्क्लोजर देना चाहती हूँ। चेन्नई पेट्रो मैंने कुछ प्लेटफॉर्म्स पर भी और अपने मेंबर्स को भी, अपने टेलीग्राम चैनल पर भी 28 अक्टूबर को 825 के भाव पर खरीदी सजेस्ट की थी। 825 जी। से 870, ये है ट्रेड का डेट है 28 अक्टूबर का, 1 बजे 1:20 के आसपास। 870, 920 एंड 1000 ये हमारे टारगेट्स हैं, जिसमें से दो टारगेट आज हिट हो चुके हैं। 1000 इज येट टू हिट। मैं ये इसलिए डिस्क्लोजर दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत रिसेंट कॉल है, और जी। इसमें अभी जो फाइनल टारगेट इट इज येट टू हिट। तो जो इसमें व्यू है, अब बात करते हैं कि अब आज आज से क्या। इनका जो 1000 का जो एंट्री प्राइस है, आप अभी वेट कर लीजिए थोड़ा सा और। आप मेरे ख्याल से बहुत पुराने फंसे हुए हैं इसमें। मई जून जुलाई इस सीजन में आप फंस गए थे, और अभी ऑलमोस्ट 1.5 साल लगभग हो गया है। तो इतना ज्यादा आपने वेट किया है, इन माय ओपिनियन हैव सम मोर पेशेंस। मेरी ओपिनियन में जो इसमें टारगेट मैंने देखे हैं वो 1000 के पार के हैं। बट तो आप रख लेंगे तो आपको एक अच्छा एग्जिट मिल जाएगा। इनफैक्ट 1000 जब आपका आ जाए तो इस बार आप थोड़ा थोड़ा सा और होल्ड कर लीजिए, क्योंकि बहुत लाइकली चांसेस है ये 1500, 1050 एंड 1170 इन भाव को भी दिखा सकता है। थोड़ा सा और होल्ड कर लीजिए जब इतना किया मैम, है तो। इसमें इस सवाल में थोड़ी सी करेक्शन मैं करूंगा। एक्चुअली इन्होंने सवाल इनका आप क्लियर हो पाया, ये बोल रहे हैं कि 1,000 शेयर इनके पास हैं इसके, चेन्नई पेट्रो के। ये पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट में है इस वक्त, तो क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लें या फिर अभी होल्ड करके रखें? होल्ड करके रख लीजिए, क्योंकि ये स्विंग ट्रेड, अगर मुझे नहीं पता आपने मेरे कहने से लिया है तो थोड़ा क्रेडिट भी दे दो। बिल्कुल, आप ही के कहने पे लिए वेल, मैम, ये बिल्कुल इसमें मेंशन कर रहे हैं कि आपके कहने पे इन्होंने चेन्नई पेट्रो के ये शेयर लिए थे, अब प्रॉफिट में है, और उसके लिए आपको थैंक यू बोल रहे हैं मैम। थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है जब कोई ऐसे बताता है। तो अभी पहले मैं उदास हो गई थी थोड़ी सी कि आपने 1000 के भाव से अभी तक होल्ड करे हैं डेढ़ जी। साल जी। से, बट नाउ आई फीलिंग वेरी गुड कि हमारी रिकमेंडेशंस काम आ रही है। सो द व्यू इज, अभी भी आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग मत करो मेरे हिसाब से। इसमें 1000 जो मैंने अभी रिवाइज्ड व्यू दिया है, अगर आप होल्ड कर लेंगे तो इसमें और भी टारगेट्स पॉसिबल है। ट्रेलिंग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज की डेट में अगर आप हमारे कहे हुए बाय प्राइस पर हैं, जो कि लगभग लगभग 825 का था। एक मिनट, आप लगभग 15 से 20% की रेंज के गेन पर होंगे, क्लोज टू। तो आप इसमें ना ट्रेलिंग कर लीजिए 865 पर, 865 पर आप ट्रेलिंग करके बैठ जाइए, जो कि लगभग फर्स्ट टारगेट के पास में है। एंड देन गिव इट अ लिटिल मोर टाइम, 1 महीने 1.5 महीने का समय दीजिए और इसको मूव करने दीजिए, और पॉसिबल है। ठीक है मैम। अगला सवाल मैम एथर एनर्जी पर है। 711 रुपये की बाइंग है एथर एनर्जी की। शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाहते हैं मैम इसमें। कितने की बाइंग है, मिस कर दी मैंने। 711 रुपये मैम। ओके,
711 आज ही लिया होगा आई थिंक। ठीक है, मैं एक स्टेटमेंट देना चाहती हूँ जी। सिमरजीत जी। जब भी कोई भी स्टॉक खरीद रहे हैं, प्लीज आप सभी लोग लेने से पहले उसके एनालिसिस करिए, क्योंकि जब आप एनालिसिस करेंगे ना, देर इज वन थिंग विच इज वेरी डिफाइंड, स्टॉप लॉस। टारगेट बाद में आता है, प्रोबेबिलिटी है। मैंने हर बार जहां मुझे मौका मिलता है बोलती हूँ, देर इज वन थिंग इन कोई भी स्ट्रेटेजी में, टारगेट इज द प्रोबेबिलिटी, एंट्री समथिंग जो कि हो चुकी है, बट स्टॉप लॉस इज डिफाइंड थिंग, वही है जो आपके कंट्रोल में है। तो आप उसको जरूर समझ ले। ये मुझे इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ रहा है क्योंकि एथेर में अभी और डाउनसाइड की पॉसिबिलिटीज है। सो अगर आपका, मैं इसमें एक लेवल आपको बता देती हूँ, अगर आप वहां तक कंफर्टेबल नहीं है, इन माय ओपिनियन बुक इट। सो मेरे हिसाब से यहाँ और भी जो स्लाइड पॉसिबल है आराम से, ये आपको 650 तक भी आ जाए तो सरप्राइज मत होइएगा। और अभी ये लगभग 700 के पास में है, तो 650 में मैं बहुत कंजर्वेटिव वे में बोल रही हूँ, जो कि आसानी से आ सकता है। सो इन वन वर्ड या स्टेटमेंट अगर मुझे देना है तो बुक कर लीजिए, कुछ और अच्छा ढूंढ लीजिए। ओके, तो एथर एनर्जी में और डाउनसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 650 रुपये तक के इसमें आपको लेवल देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग एक स्ट्रेटजी बनाकर यहाँ पर चल सकते हैं, जैसा कि VLM बाला मैम ने यहाँ पर बताया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मैम। अगला सवाल हमारे पास आया है पार्थ नाथ जी का, ये भी मनी9 के मेंबर हैं। ये पूछ रहे हैं कि श्रीराम फिनेंस 733 रुपीज़ पर इनकी बाइंग है। शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाहते हैं मैम आपसे इसमें, श्रीराम फिनेंस पर। जी, 739 इन्होंने बोला है ना? 733 मैम। 733। ओके, जी देखिए पहले तो स्टॉक काफी ओवरबॉट है, बट दैट डजंट गिव अ सेंस कि ये यहाँ से रिवर्सल होगा, लेकिन डेफिनेटली यहाँ से थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग जोन बनता है, और कंसोलिडेशन रेंज बनती है। अब टू बी स्पेसिफिक टू योर क्वेश्चन, मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में टारगेट की जो हम बात करेंगे, उससे पहले हम ये समझेंगे कि ये कितना नीचे तक स्लाइड हो सकता है। आज ये 738 पर है, एंड आप मान के चलें कि लगभग ये 690 और 700 तक एक बार हो सकता है कि आपको अगले कुछ हफ्तों में ट्रेड होता हुआ दिखे। इट्स अ प्रोबेबिलिटी। अब इसके अगेंस्ट में जो आपके टारगेट है शॉर्ट टर्म मिड टर्म, यानी 1 महीने से लेकर के लगभग 6 महीने का अगर नजरिया लेकर के चल रहे हैं, तो आप लगभग इसमें 780 का एक पहला टारगेट एक्सपेक्ट करें, और दूसरा टारगेट आप लगभग यहाँ पर 700 820 का 820 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप इसका डाउन साइड कंसोलिडेशन पुल बैक जरूर समझ लें कि ये 600 से 90 से 700 के आसपास एक बार आपको ट्रेड होते हुए कुछ समय के लिए दिखेगा। इफ यू आर कंफर्टेबल तो ही होल्ड कर लें, अदरवाइज चाहे तो इस मूवमेंट में या तो थोड़ा ही प्रॉफिट है बुक कर लीजिए, अदरवाइज कुछ सोच के रिस्क लिया है जो इसकी वैल्यूएशन का मैं समझ सकती हूँ कि आपने इसकी वैल्यूएशन को समझा होगा, क्योंकि आज ये सेक्टर की कंपैरेटिवली बराबर के एट पार पर ही है। आपने इसके फाइनेंशियल्स देखे होंगे जो कि प्रॉफिट में है। तो जब ये दो कॉम्बिनेशन मिलते हैं उस समय कई बार जो है, जैसे कि सिमरजीत जी ने पहले ही बोला था कि फंडामेंटली देखें या सिर्फ टेक्निकल देखें, तो जी। यहाँ पर टेक्निकल बताते हैं कि ओवरबॉट है, लेकिन फंडामेंटल्स बताते हैं कि फ्रेश बाइंग आ सकती है, राइट? तो ये कॉम्बिनेशन में रिस्क लिया जा सकता है ट्रेलिंग के साथ में। ओके, अगला सवाल मैम हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा पर आया है। हर्षित आहलूवालिया जी का सवाल है। ये भी मनी9 के मेंबर हैं। ये पूछ रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के 250 रुपये पर इनकी बाइंग है और 1-2 महीने का इनका नज़रिया है इसमें मैम, तो इसमें क्या करना चाहिए ओके, इन्हें? आप इसमें ट्रेलिंग कर लीजिए 265 पर और बैठ जाइए, क्योंकि जो मोमेंटम है बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर के PSU पॉकेट से, PSU सेक्टर से, तो वो अच्छा खासा और स्ट्रेच होगा। मतलब मैं इसमें हो सकता नहीं बोल रही, मैं होगा ही बोल रही हूँ। तो आप इसको और होल्ड कर लीजिए। लगभग यहाँ से 290 का एक और भाव है जो आते हुए दिखेगा, विच इज वेरी फ्रेश हाई, ये एक बहुत नया हाई बनेगा इसके लिए। एंड देन आप इसको चाहें तो 270 पर ट्रेल करके और रोक सकते हैं, नहीं तो फिर वहां पर आप फाइनल प्रॉफिट बुकिंग भी चाहे तो कर सकते हैं, बट अभी के लिए होल्ड करिए 265 के भाव पर। एंड PSU बैंक्स की बात आई है सिमरनजीत जी, तो मुझे याद आ गया कि मैंने पिछली बार एक बात बोली थी कि निफ्टी PSU बैंक 8,200 के आर पार आपके पास में जा सकता है, और हम जी देख रहे हैं कि वो PSU जो है चला गया है वहां तक। और बिल्कुल। आज PSU 8,200 के पार चला गया है, PSU बिल्कुल मैम। निफ्टी PSU बैंक। सो हाँ जी। अचीव हो गया है जो टारगेट डिस्कस किया था। अगर इस थीम को लेकर के आपने, जो SBIN हमने डिस्कस किया था, अगर SBIN में हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप हैं, तो चाहे तो आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग SBI में, SBIN में, PNB बैंक में कर सकते हैं।
ओके मैम, जैसे कि पीएसयू बैंक्स के अंदर आज अच्छी खासी यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है और हमारे पास लगातार सवाल भी बैंकिंग सेक्टर पर काफ़ी आ रहे हैं। जैसे कि भी बैंक ऑफ बड़ौदा पर लिया, आईडीएफसी पर लिया, एचडीएफसी पर लिया। इसमें एक खबर आई एफडीआई लिमिट की मैम, कि एफडीआई की जो लिमिट है वो बढ़कर 49% हो सकती है। अब क्या इसी खबर का इम्पैक्ट है कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें ठीक ठाक एक परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, और पीएसयू बैंक इस पर इसका क्या असर हो सकता है मैम? देखिए सिर्फ एक ही दो, इसमें दो रीजन है। एक तो इनका जी। जो कासा है, जो जो बुक्स हैं, कम बैंकिंग की जो बुक्स है ना, इन बड़े बैंक्स में इम्प्रूव्ड है, तो वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है सबसे बड़ा। तो दूसरा, ये एफडीआई वाला जो ये न्यूज है, ये एक बड़ी न्यूज है। प्राइवेट हमारे पीएसयू बैंक, सब आप समझे कि इनमें बाहर की इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं इस जो ये एक इनफ्लो जो है, ये उसको इम्पैक्ट करेगा। तो यही चीज है जो कि आने वाले समय में इन स्टॉक्स में वॉल्यूम, पैसा, आई मीन इनफ्लो, इन सबको इम्पैक्ट करने वाला है। और ये दो रीजंस की वजह से पीएसयू पॉकेट जो है बैंकिंग में अच्छा भाग रहा है। और लेकिन अभी थोड़ा बहुत समय है, अगर आप स्टार्टिंग से आ गए थे या मिडवे से भी आए थे, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आज की डेट में तो बनता है। क्योंकि फिर से कंसोलिडेशन जब रेंज आएगी, जब हम इंडेक्स लेवल पर इसको ट्रैक करेंगे, तो जब ये फिर से एक बार 8,000 के आसपास आए, तो फिर से जो लीडिंग बैंक्स हैं पीएसयू बैंक में, पीएसयू सेक्टर के, उनमें फिर से एंट्री के बारे में ढूंढे। बट आज की डेट में एसबीआई हो गया, ये सारे जो स्टॉक्स है ना, थोड़े प्रॉफिट बुकिंग लायक लग रहे हैं। जी। अच्छा मैम, एक बैंकिंग सेक्टर की ही एक और खबर भी आई कि बैंकों का मर्जर एक बार फिर से ये थोड़ा सा चर्चा में आया। जैसे 2017 में भी हमने देखा था कई बैंक मर्ज हुए थे। तो क्या अगर ऐसा होता है तो ये अच्छी खबर है बैंकिंग सेक्टर के लिए, या फिर इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमें दिखेगा? नहीं, देखिए, डूबित खाते समझते हैं ना, हम सभी लोग समझते हैं। तो जहां जी। पर ज्यादा प्रेशर हो सकता है, इट इज अ काइंड ऑफ अ रिवाइवल एक्ट, रिवाइवल अप्रोच है ये। जहां बैंक्स में हो सकता है कि कुछ बैंक्स जो खराब परफॉर्म कर रहे हैं, तो अच्छे वाले बैंक्स के साथ उनको मर्ज करके बुक्स को अच्छे से मैनेज किया जा सकने वाली जो कोशिश है, ये एक पॉजिटिव न्यूज है। तो मैं इसको, अगर ये मर्जर फिर से होता है, डीमर्जर अगर होगा तो मुश्किल रहेगी, लेकिन अगर ये मर्जिंग बरकरार रहती है तो ये ठीक है। मतलब ये इट्स अ पॉजिटिव न्यूज। ओके, पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है मैम, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल वैसे उसी शेयर पर है जिसका आपने स्टार्टिंग में जिक्र किया था, शेयर इंडिया। शेयर इंडिया पर मैम तनुजा जी सवाल पूछ रही हैं कि क्या आज इसमें बाइंग की जा सकती है शेयर इंडिया में? नहीं, आज नहीं। मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि 155 वगैरह के आसपास ये फिर से मिलेगा, तब खरीदिएगा। ओके, तो तनुजा जी 155 के आसपास दोबारा से शेयर आपको देखने को मिलेगा, तब आप इसमें फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। अगला सवाल सुनील गुप्ता जी का है। सोनाटा सॉफ्टवेयर पर 412 रुपये पर इनकी बाइंग है। अभी पूछ रहे हैं मैम कि इसमें क्या स्ट्रेटेजी लेकर चलना चाहिए? सोना कितनी की बाइंग बताया इन्होंने? 400? 412 रुपये मैम, फिलहाल चार लॉस में सौ है ये। बारह ओके। जी। ओके, तो आप यहाँ पर आपका नजरिया देखिए, सिर्फ अगर एक महीने से कम का है, तो आप इसमें एक बार आज यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं, जिसमें कि आप यहाँ पर 370 के भाव पर एवरेज आउट होगी। वो भी अगर आपके फंड्स अलाउ करें तो ही, अगर आपका है उतना एक्सेस फंड है, तो एक महीने के अंदर में आप यहाँ पर थोड़ा बहुत एवरेज करके एग्जिट पा सकते हैं। ये मैंने एग्जिट स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया है। एवरेज जी। सकते हैं तो ही करें, अदरवाइज आप इसको होल्ड कर लीजिए, जिसमें कि स्टॉप एज इट इज होल्ड कर लीजिए, आई मीन, जिसमें कि आपको जो स्टॉप लॉस है वो 345 का बनेगा। डीपर है आपकी बैंक के कंपेरेटिवली, लगभग 12-13%। बट दैट इज व्हाट दिस नीड्स एज ऑफ नाउ। इसमें जो आपको एक एग्जिट मिल सकता है, वो लगभग 425 का एक एग्जिट भाव आपको मिल सकता है यहाँ पर। एंड दूसरा, अगर आप उसको रख पाए, तो लगभग 400, मोटा मोटा 450 तक ये जा सकता है। एवरेज करेंगे तो जल्दी एग्जिट मिल सकता है, बट बोथ द कंडीशंस, एवरेज करें या ना भी जी। करें, जी। 345 इज द स्टॉप लॉस। ओके, 345 स्टॉप लॉस रहेगा सोनाटा सॉफ्टवेयर के अंदर, सुनील गुप्ता जी। अगला सवाल विमी गुप्ता जी का है। ये पूछ रहे हैं कि एम्पावर इंडिया, इनके पास शेयर्स हैं मैम। ये पूछ रहे हैं कि सेल करें या फिर होल्ड करें, लॉन्ग टर्म इनका व्यू है। ये स्टॉक ही 2 रुपए का है, इसका मार्केट कैप भी हाँ। छोटा सा है। आपने क्या सोच के खरीदा है? आईटी हार्डवेयर, ठीक है। अब खरीदा तो खरीदा, अब ये महंगा भी उतना भी नहीं है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, कंपनी सिर्फ 220-25 करोड़ की है ये, आप क्यों रखना चाहते हैं इसको?
पहले इस सवाल का जवाब ढूंढ लीजिए। और अगर इस सवाल का जवाब आपके पास में है, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन अगर इस सवाल का जवाब आपके पास में है तो आप इसको रख लीजिए। इसका जो स्टॉप लॉस है वो 1 रुपये 60 पैसे का होगा। और सिर्फ टेक्निकल्स के बेस पर ही नहीं, फंडामेंटल्स भी अगर आप इसके देख रहे हैं तो कंपनी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर प्रॉफिट है, सेक्टर के 1/4 के मल्टीपल्स पर है। तो ये सारी कॉम्बिनेशन जो है कहीं ना कहीं अट्रैक्शन ला सकती है इन्वेस्टर्स का। तो 1 रुपये 60 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट अप्रोक्सीमेट 2.5 रुपए से लेकर के अप टू 3 रुपए, 3.5 रुपए तक। तो ये टारगेट के एक्सपेक्टेशन के साथ आप इसको रख सकते हैं। बट सवाल जरूर पूछिएगा अपने आप से कि आपको ये क्यों इन्वेस्टमेंट करनी है इस पे। ओके, तो 1 रुपये 60 पैसे का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको रखकर चलना होगा एम्पावर इंडिया में। लेकिन हाँ, आपको खुद से भी ये एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि जैसा कि वीएलए अंबाला मैम ने कहा कि आपने इसके अंदर जो पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट की, वो किस पर्पज़ से आपने की है। तो चलिए, अगला सवाल राजेश मालू जी का है। ये मैम पूछें कि सीडीएसएल बाय कर सकते हैं क्या? सीडीएसएल बाय कर सकते हैं क्या? आज ये लगभग 1.5% डिक्लाइंड है। कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो बाइंग रेंज है, अच्छा एक चीज जरूर समझने की जरूरत है, ये थोड़ा बहुत और यहाँ से आपको कंसोलिडेशन फेज दिखाएगा। एकदम आपने लिया और एकदम से नहीं भागेगा, ये ऐसा नहीं होने वाला है इसमें। इट विल टेक योर टाइम। और कंसोलिडेशन फेज या रेंज, जिसको आप समझ फेज में जो रेंज होगी वो लगभग 1510 से लेकर के 1600, और आज ये 1593 के पास में है। तो एक अच्छी खासी 80-90 पॉइंट की रेंज है, जो कि इसी रेंज में कुछ दिन आपको टाइम पास बोल लीजिए या फिर कंसोलिडेट करते हुए रहेगा। इसमें जो कंबाइंड स्टॉप लॉस हम यहाँ पर रख करके चलेंगे वो 1/4, मैं एक आउटलुक दे रही हूँ आपको, 1470 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एंड टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं यहाँ पर आराम से, मतलब इजी टारगेट जिसको हम बोलेंगे, आप लगभग यहाँ पर 1750 से लेकर के 1900 तक के भाव आप देख पाएंगे। बट टाइम देना पड़ेगा। आज इन्वेस्टमेंट करने वालों को लगभग 3 क्वार्टर्स का व्यू तो लेकर के ही चलना पड़ेगा, तभी इसमें बात बनेगी। अदरवाइज आप इनपेशेंस हो जाएंगे इन बिटवीन। ट्रेड लिया मतलब स्टॉक में पैसा लगाया, फिर बीच में परेशान होने वाला नजरिया ना हो, इसीलिए मुझे इतना एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, तो 3 क्वार्टर तक का मैम नज़रिया इसमें लेकर चलना पड़ेगा सीडीएसएल के अंदर। अच्छा, सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल, दोनों में से आपकी प्रेफरेंस क्या रहेगी मैम? सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल? एनएसडीएल एक बार देख भी लेते हैं ना। अच्छा, जी। एनएसडीएल मैंने जब ये पोस्ट लिस्टिंग आई ट्रेडेड दिस, सो इट्स अ डिस्क्लोजर, एज ऑफ नाउ इट्स नॉट इन माय पोर्टफोलियो, अभी नहीं है। तो सीडीएसएल इसमें, क्योंकि सीडीएसएल। एनएसडीएल जी। में भी और नीचे का भाव आना बाकी है। ये ओके। ज्यादा कंफर्ट जोन देगा देखिए आपको आईपीओ के आसपास के प्राइस पर, लिस्टिंग प्राइस पर तो कम से कम आएगा। जी। पेशेंस रखेंगे तो आ ही जाएगा। अगर महंगा खरीद के परेशान रोने की जरूरत नहीं है, जी। अच्छा ही खरीद लीजिए। कम से कम आपका पैसा आपके पास में तो है। अगर आप महंगा खरीदेंगे फिर वो पोर्टफोलियो में दिखेगा, फिर आप परेशान होंगे, तो वो स्ट्रेस लेने की नीड नहीं होती। तो बेटर है अगर ये वापस से 950,000 के भाव पर मिले तो बेटर। अभी ये 1160 के पास में है, आज की डेट में लेना है तो आपको सीडीएसएल बेटर है। ओके, तो आज की डेट में कोई अगर ये चाहता है कि सीडीएसएल या एनएसडीएल किसको बाय किया जाए, अगर कोई कन्फ्यूजन है, तो जैसा कि वीएलएम बाला मैम ने यहाँ पर बताया कि सीडीएसएल के साथ आप यहाँ पर जा सकते हैं। अब हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ चुके हैं मैम, कमल वर्मा जी। कमल जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर कैसे हैं आप और कहाँ से बात कर रहे हैं आप सर? मैं सर लुधियाना से बात कर रहा हूँ। मेरे पास एथर एनर्जी के 350 के भाव पे 32 शेयर्स है, और ये 2.5 महीने पहले की खरीद है। ठीक है। तो इस पे ना अभी मैंने पूछना था, इसे अभी मैंने रखना है कि बेचना है? क्योंकि 800 तक 790 तक गया, उसके बाद ये 700 और 800 के बीच में ट्रैवल ही कर रहा है। जी ठीक है सर, तो आपका नज़रिया कितना है सर? मैं लॉन्ग टर्म पे इस पे सोच रहा हूँ, बट कुछ है ना इसमें कंफर्मेशन मिल जाए ना कि ऑनवर्ड है या कोई गिरावट तो नहीं बन रही। ओके ठीक है। वैसे एथर एनर्जी पे अभी मैम से हमने डिस्कस किया था, लेकिन आपका सवाल आया तो एक बार मैम से पूछ लेते हैं। मैम कमल वर्मा जी पूछ रहे हैं कि इनके पास एथर एनर्जी के 350 रुपये की इनकी बाइंग है। अब ये पूछ रहे हैं कि काफ़ी टाइम से ये इसी प्राइस रेंज के आसपास यहाँ पर घूमता हुआ नज़र आ रहा है, 700-800 के बीच में। तो अब इनको क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म व्यू ये यहाँ पर लेकर चल रहे हैं मैम। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो आज पहली बात तो प्रॉफिट में ऑलमोस्ट डबल के, तो प्रॉफिट को बुक करिए।
इसके बाद जो ये वापस से डिप में आता है ना 650 से के आसपास में, तो जो प्रॉफिट आपने इसमें से बनाया है उसी प्रॉफिट उसको री इन्वेस्ट करिएगा। तो ये एक ओपिनियन है जो कि अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो ये आप स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। तो आज प्रॉफिट में है, इसको भुनाइए, इसको बुक करिए, और वापस डिप्स में उसी प्रॉफिट को, कैपिटल नहीं लगाइएगा इस बार, जो प्रॉफिट इसमें से आप ले रहे हैं उसी को री इन्वेस्ट कर दीजिएगा। अगर आपका नजरिया 2 से 3 साल का है, 2-3 साल में तो ये अच्छा परफॉर्म कर जाएगा।